मोदी सरकार क्या सदन में कुछ बड़ा करने वाली है? बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, 9 और 11 मार्च को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। मोदी सरकार के फैसले से बौखलाए पप्पू यादव, बीजेपी पर लगाया झूठा आरोप। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को लेकर के 9 से 11 मार्च तक सदन में अनिवार्य रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी ने सीधे तौर पर अपने सांसदों को ये सख्त हिदायत देते हुए 3 लाइन की व्हिप जारी की है कि 9 से 11 मार्च तक उन्हें किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में सदन में रहना जरूरी है। बता दें कि यह बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत पर है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। याद दिला दें कि इससे पहले यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा था कि बजट सेशन के दूसरे फेज में क्रिटिकल बिल पेश किया जा सकता है। अब कई सारे लोग जो हैं वो किरण रिजिजू के इस बयान से रिलेट करके ये कह रहे हैं कि क्या वाकई में मोदी सरकार कुछ ऐसा बड़ा बिल या फिर कोई ऐसा बड़ा प्रस्ताव जो है वो सदन में लेकर के आने वाली है, जिसकी वजह से बीजेपी ने बाकायदा अपने सांसदों को ये व्हिप जारी किया है। इस बीच आपको बता दें कि पप्पू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक झूठा आरोप लगाया है। दरअसल पप्पू यादव ने यह दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करवा करके सीमांचल और मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज, दिनाजपुर आदि जिलों को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश यानी कि एक यूनियन टेरिटरी बनाने का खेल बीजेपी करने वाली है। नीतीश जी को हटाने और लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल लाने के पीछे का ये खेल है। यानी कि पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं जिसको मिला करके बीजेपी की मोदी सरकार एक यूनियन टेरिटरी बनाने वाली है। हालांकि जिस तरीके से पप्पू यादव ने यह दावा किया है, ये पूरा का पूरा दावा, ये आरोप फर्जी है। आपको बता दें कि पीआईबी ने बाकायदा इस खबर की फैक्ट चेक किया है, जहां पर यह पाया गया है कि यह खबर पूरी तरीके से झूठा है, जो कि सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है। ऐसा कोई भी जो प्रस्ताव है वो बीजेपी की ओर से नहीं लाया गया है और ना ही सरकार इस तरीके के किसी भी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। दरअसल सदन के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत 9 मार्च से होने जा रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस दोनों ने शुक्रवार को अपने लोकसभा सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। 3 लाइन व्हिप पार्टी के लिए सबसे सख्त निर्देश माना जाता है, जिसका पालन न करने पर सांसदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर के 2 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की मांगों पर चर्चा, विधेयकों पर विचार विमर्श और दूसरे आवश्यक संसदीय कार्य होने की उम्मीद है। सत्र का पहला चरण 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था और 13 फरवरी को समाप्त हुआ। पहले चरण में मुख्य रूप से 2026-27 के केंद्रीय बजट पेश किए गए और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हुई थी। विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर के आया है। विपक्ष के 118 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया गया था। स्पीकर ने नैतिक आधार पर सदन में न आने का फैसला किया था। यह प्रस्ताव 9 मार्च से शुरू होने वाले सत्र में उठ सकता है। बताया जा रहा है कि सोमवार को ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। सांसदों को बताया गया है कि 9 और 11 मार्च को कुछ अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी आ सकता है। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों को 9 से 11 मार्च 2026 तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। 3 लाइन व्हिप संसदीय दल का सबसे सख्त
निर्देश होता है। इसमें सांसदों को पार्टी लाइन के मुताबिक वोट देने और सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया जाता है। इसका उल्लंघन करने पर सांसद पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दोनों प्रमुख दल सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे जारी किया है, जो दिखाता है कि आने वाले दिनों में कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई या वोटिंग होने वाली है, जहां पूर्ण बहुमत सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले जो बजट सत्र का पहले फेज का संसद की कार्रवाई शुरू हुई थी, तो इसमें कई तरीके के हंगामे देखने को मिले थे। खास तौर से राहुल गांधी ने कई तरीके के दावे जो है वो पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब को लेकर के किया था, और इसके अलावा भी विपक्षी सांसदों के ऐसे रवैये रहे थे जिसकी वजह से कई सांसदों को निलंबित भी किया गया था, जिसको लेकर के बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला भी बोला था। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिए। देखिए, कितना बड़ा आरोप है। नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें अपने शब्दों की भाषा की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। अगर यह आरोप लगाना, तो क्या इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता उन्हें जनादेश दे रही है, तो उसका निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दिया कि 2013 में जब एक WTO में जो एग्रीमेंट किया, जिसमें हमारा मक्का, जिसमें हमारे किसानों के अनाज की स्थिति थी, और ये था कि राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी, किसी को फ्री राशन नहीं मिलेगा, तो 2017 में उसको मोदी जी ने उस फैसले को बदला है। तो फिर क्या हुआ? उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या अपनी अस्मिता को गिरवी रख दिया था, या सरेंडर कर दिया था, या देश में दिया था, या फिर सरमल शेख में जो फैसला कांग्रेस यूपी की सरकार ने लिया था। तो इस तरह से वो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम सरकार की चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन जिस तरह का आरोप लगाना, जिस तरह क्या मतलब बिना किसी तथ्यों के देश को गुमराह करना, और मुझे लगता है कि कल भी जिस तरीके से कह रहे थे उसका निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है, और मुझे लगता है कि इसमें क्या सच्चाई नहीं कि बजट की स्पीच थी, क्या ये सच्चाई नहीं कि इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट द रेट ऑफ 7.2%, फिस्कल डेफिसिट 4.3% हुआ, जो मतलब इन्फ्लेशन 10% से ऊपर रहता था, डबल डिजिट में, आज 1.7%। महंगाई कम हुई है, दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ये सच्चाई को अगर वो किसी सबूत के आधार पे कहे नहीं ये नहीं है उपलब्धियां, तो इस पे कह नहीं सकते। देश की उपलब्धियों का ब्यौरा तो दुनिया के सामने है कि भारत ने कोविड के बावजूद जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में 11वें पायदान से चौथे पायदान पर लेके आए। तो अब अगर वो नहीं है तो इस तरह से केवल भारत को बेच दिया या किसी तरह से मतलब कुछ डर गए मोदी जी आंख नहीं मिला सकते, तो मुझे लगता है एक नेता प्रतिपक्ष का ये भाषण है, ये तो सड़क के किसी मतलब मवाली का भाषण हो सकता है। आप सर आसन पे बैठे थे, वो जिस तरीके से बातें कर, संसदीय जो कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू ने भी कहा कि वो पार्लियामेंट को मिसलीड कर रहे थे। आप कैसा फील कर रहे थे उस समय? आपको भी 2-4 बार उन्होंने रोका? नहीं, तो देखिए, हमने तो उनको साफ कहा ना कि ये सदन नियमों से चलता है, ये सदन मतलब परंपराओं से और चेयर के फैसलों से चलता है। आप हमसे बार बार प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है या जिसके कोई वो नहीं है, आप उसका नाम या जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं उस तरीके से कह रहे हैं और जिस तरीके से चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, तो आखिर उस सदन के पे अगर आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो लोगों को गुमराह करने के लिए एक तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अब अगर ये केवल एक सेंसेशनल या इस तरीके से एक आरोप लगा करके, तो बहुत दिन तक वो बात चलती नहीं। जिस तरह से देश में इतने कानून थे जिसका कोई लाभ श्रमिकों को नहीं मिलता था, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन सारे कानूनों को कोडिफाई करके केवल 4 कानून बनाया। उससे आज श्रमिकों के हितों की रक्षा, श्रमिकों के भविष्य निधि की रक्षा, श्रमिकों की सोशल सिक्योरिटी की रक्षा, यहाँ तक जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनकी भी सोशल सिक्योरिटी, उनकी भी रक्षा, जो मथाड़ी हैं, रेलवे माल गोदाम के श्रमिक संघ हैं, या ऐसे जो अनस्किल्ड हैं खेतों में, पहली बार मोदी की सरकार
उन अकुशल श्रमिकों के भी हितों की रक्षा कर रहे हैं। अब यूएस ट्रेड डील पे अगर कल राहुल ने बात उठाई कि बांग्लादेश को कॉटन पे 0% टैरिफ कर दिया, इंडिया को 18% कर दिया, हमारा टेक्सटाइल ख़त्म हो जाएगा, तो उनको ज्ञान नहीं आता कि जो बांग्लादेश को 0% टैरिफ किया है, बांग्लादेश को अमेरिका का कॉटन खरीदने की बाध्यता है। हमने वो शर्त नहीं मानी, हम अपने यहाँ के कॉटन ग्रोवर्स के किसानों के हितों की रक्षा के लिए नहीं किया है, इसलिए हमारे है। तो इससे साफ है कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील हुई है उसमें भारत सरकार ने अपने किसानों के, चाहे कॉटन ग्रोवर्स हों, चाहे और वीट के हों, चाहे राइस के हों, या चाहे फिशरीज में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, उनके सबों के हितों पे कोई समझौता नहीं किया। इस बीच राज्यसभा को भी 13 फरवरी को स्थगित कर दिया गया और लगभग 3 हफ्ते के अवकाश के बाद 9 मार्च को इसकी बैठक फिर से शुरू होगी। बता दें कि राज्यसभा की 37 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 16 मार्च को होंगे और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 मार्च थी। 6 मार्च को जांच हुई और उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से ये 3 लाइन का व्हिप जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जारी किया गया है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जरूर सदन में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से दोनों ही पार्टियों ने अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए ये सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।